So good afternoon students and welcome again on my YouTube channel The English Millions Classes, and here I am Asutosh Srivastav to teach you how to learn English. Okay, and as you all know that in the last class, in the last video, I taught you about present perfect tense and present continuous tense. That means how to translate them into English. Okay, and I taught you about structures and methods also. Okay, so in this video we shall know about present perfect continuous tense. Okay, so in this video first of all we shall look here on its recognitions. ठीक है. So here the Hindi sentences that contain ता रहा हूँ, ती रही हूँ. आफ्टर दैट ते रहे हो, ता रहा है, ती रही है, एंड ते रहे हैं. In their last is not to be in present perfect continuous tense. ओके, तो देखेंगे जैसा कि मैंने इस रिकॉग्निशन में जो लिखा है, जो बताया है, वो मैंने यही यहाँ पर शो किया है कि अगर कोई हिंदी का वाक्य है, ठीक है, जिसके अंत में क्रिया के साथ ये लगा रहे, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, अगर ये सभी क्रिया के साथ हिंदी के वाक्य के अंत में लगकर आते हैं, सो दैट मीन्स कि वो सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाना जाता है. ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि जब भी अगर हिंदी के वाक्य में ऐसे अक्षर मिलेंगे, क्रिया के साथ जुड़कर आया रहेगा, तो वैसा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाना जाता है. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे बाबू इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड. ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बट सॉरी इसके पहले, स्ट्रक्चर्स के पहले आपको एग्जांपल्स पर फोकस करना है. ठीक है, सॉरी फॉर दिस. तो स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, वह अंग्रेजी पढ़ाते रहा है. ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा है. ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने आप लोग के सामने रखा है. पहला एग्जाम्पल है वह अंग्रेजी पढ़ाते रहा है, और जो दूसरा है वो है वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा है. ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करने के लिए, इसे ट्रांसलेट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है. पहला बिल्कुल वैसा ही, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो सब्जेक्ट यूज करेंगे सबसे पहले, इसके बाद आप यूज कीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर आपको हैज के बाद क्या लग जाता है, बीन. इस चीज को यूज करना है, कंपल्सरी है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ. सेकेंड, निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज होगा, फिर इसके बाद नॉट का यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस में. ओके, ध्यान रखना निगेटिव सेंटेंस में हैज के बाद नॉट, एंड इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बीन. आफ्टर दैट यू विल यूज बिफोर फॉर्म. ओके, एंड आफ्टर दैट यू विल यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस. ओके, अब हमारा आता है तीसरा स्ट्रक्चर. ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर.
थर्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले येस नो क्वेश्चंस। येस नो क्वेश्चंस में मैंने बताया था एक्चुअली वर्ब कहाँ आ जाता है सबसे पहले बिगनिंग में, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्सक्लूसिव वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले हैज है, इसके बाद सब्जेक्ट, हैज है प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद अब क्या लिखोगे आप, अगर हिंदी के वाक्य में नॉट नहीं का यूज दिया रहेगा तो नॉट का यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बीन, ओके, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ यस नो क्वेश्चन हो गया। अब चौथे नंबर पर क्या आता है, फोर्थ नंबर पर WH क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले आप WH वर्ड की यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप WH क्वेश्चन बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, WH वर्ड। इसके बाद आप यस नो क्वेश्चन जो मैंने बताया है, इस टेंस का जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। यस नो क्वेश्चन है तो यस नो क्वेश्चंस को पहले आप यहाँ क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, यस नो क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका WH क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ इसके स्पेशल रूल्स होते हैं, ठीक है। इसके मैंने स्ट्रक्चर्स तो बता दिया, लेकिन इसके स्पेशल रूल्स के बारे में भी आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है और भी कुछ, ठीक है। वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, ठीक है। देखिए देखिए पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम का जरूर एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वहां पर सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। वो जो सिंस फॉर का यूज होगा वो आपको ये ध्यान दिलाएगा कि कब फॉर का यूज करना है और कब सिंस का यूज करना है। इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी हम फॉर की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इट इज यूज्ड बिफोर अनसर्टेन टाइम या फिर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सपोज दैट 2 सप्ताह से तो 2 वीक, ठीक है, या फिर मंथ, 2 वीक्स 2 मंथ्स, ठीक है। या फिर यहां आ जाए ईयर्स, आवर्स, ठीक है। इसके बाद मिनट्स या फिर डेज, सेंचुरीज, ठीक है। इसके बाद अगर यहां आ सकता है डिकेड्स, दैट मीन्स 10 साल पे जो होता है दशक जिसको कहा जाता है उसे डिकेड्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे बात करेंगे, जैसे फॉर के बाद ये भी आ सकता है मेनी ईयर्स, और मेनी ईयर्स, या फिर फ्यू ईयर्स, ठीक है, etc। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में अगर यूज हो, जैसे 2 वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स, मिनट्स, डेज, सेंचुरीज एक्सेट्रा कहने से किसी भी तरह का कोई डिफिनिट मंथ का नाम या वीक का नाम या फिर कोई डेज का नाम नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो टाइम क्या हुआ हमारे लिए, अनसर्टेन हुआ, इनडिफिनिट हुआ। तो उसी तरह से इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पहले हम फॉर का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल इस पर मान लीजिए, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है। अब हम इसकी बात करेंगे, इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे,
अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे टाइम लग जाता है तो क्रिया से तातीते क्या होता है, वो हट जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हैज बीन, ही हैज बीन। ठीक है, इसके बाद पढ़ाना का मीनिंग टीच, और जैसा कि यहाँ पर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग। अब यहाँ देखिए 2 घंटे से, पूरे 24 घंटे में से वो कोई भी 2 घंटा हो सकता है, उसके बारे में कोई डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर इंडिफिनिट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या का यूज करेंगे, फॉर का। ठीक है, he has been teaching for 2 hours, for 2 hours। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा कि फॉर का यूज जो होता है वो अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पहले किया जाता है। ओके, तो इस तरह का एग्जांपल में आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया गया रहेगा, और जहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया हो और लास्ट में रहा हो, रही हो, ठीक है, इस तरह से अगर सेंटेंस का यूज किया गया रहता है, सो दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन गोइंग देयर 2 वर्षों से, यानी कि वो कौन सा 2 वर्ष है उसके बारे में कोई डिफिनिट आइडिया नहीं है। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए अनसर्टेन हुआ। ठीक है, इनडिफिनिट हुआ, और इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, से के जगह पर फॉर का। ठीक है, और इसलिए हम यहाँ पर 2 वर्षों से, फॉर 2 years, फॉर 2 years। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो थर्ड वाला जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस में मैंने बताया जो पुराने वाले एग्जांपल्स को, जो इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, सेम एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर जो कि बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, वह अंग्रेजी पढ़ाते रहा है, इसका क्या बन जाएगा, ही हैज बीन, पढ़ाना का टीच, और टीच का भी फॉर टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम फॉर की बात करेंगे तो इसी यूज के थ्रू आप उसे ट्रांसलेट काफी इजीली आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ सिंस के बारे में। ठीक है, मैंने जो भी बोर्ड पर बताया है वो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अगले जो पीरियड ऑफ टाइम, जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि सिंस। ठीक है, तो सिंस के बारे में मैं अभी फिलहाल बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि सिंस का यूजेस क्या क्या होता है। देखेंगे यूजेज ऑफ सिंस, इट इज यूज्ड बिफोर सर्टेन पीरियड, बिफोर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, देखेंगे अब यहाँ पर जैसे कह रहा है कि इट इज यूज्ड बिफोर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि जब भी हम सिंस का यूज करेंगे तो सिंस का यूज करने के बाद हमेशा जो टाइम होगा वो सर्टेन होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि वो निश्चित होगा, है ना। और अगर निश्चित टाइम की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है आप वो भी देख लेंगे। जैसे सिंस प्लस अगर कोई डेज का नेम दे दिए लाइक मंडे, ठीक है, या फिर इसके अलावा सपोज दैट अगर ये आ जाए, कोई मंथ्स का नेम आ जाए जैसे मार्च, ओके, कोई ईयर आ जाए जैसे 2020, ठीक है, इसके बाद कोई सीजन का नेम आ जाए जैसे स्प्रिंग सीजन, ठीक है, स्प्रिंग सीजन, या फिर कोई फेस्टिवल्स नेम आ जाए जैसे होली, ठीक है, या फिर लास्ट संडे, लास्ट संडे 2 देखिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर आप देखेंगे 2 o'clock 2 बजे से, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे लास्ट लास्ट मई एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई सेंटेंस में कोई
जैसा वर्ड आता है हिंदी के सेंटेंस में, तो हम उसे हमेशा इसी तरह से यूज करेंगे। जैसे आप इस पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये कहा जाए कि वे लोग तुम्हें सोमवार से बुला रहे हैं। वे लोग तब तुम्हें सोमवार से बुला रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टाइम लगा हुआ है। सबसे पहले टाइम को देखेंगे, टाइम पर फोकस करेंगे। टाइम यहाँ पर कौन सा है, सर्टेन है या अनसर्टेन है? तो एब्सोल्युटली यहाँ पर सर्टेन टाइम का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सोमवार है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, डेज नेम तो है ही, और वो भी सर्टेन डेज नेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये सिंस का यूज होगा। और बाकी टेंस की बात करेंगे तो जो जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम के साथ है वो लास्ट में अगर लगा रहता है, सो दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो अब इसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन कॉलिंग। ठीक है, बुलाना का क्या होता है, कॉल, और कॉल का बिफोर कॉलिंग। दे हैव बीन कॉलिंग यू सिंस। अब यहाँ पर हम क्या का यूज करेंगे, सिंस का, सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर क्या बताया कि दे हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मंडे। ठीक है, सिंस कैसे लगा यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ एक्सुलरी वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बीन, ही हैज बीन। अब यहाँ पर पढ़ा रहा है, जो कि इसका पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। सुबह से का क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, सिंस और फॉर के यूजेस को आपने देख लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप कि आपने इससे कुछ जरूर सीखा है। ठीक है, और आगे का हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बाद अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट टेंस की तरफ। वो कौन सा है, हमारा पास्ट टेंस का पहला टेंस। ठीक है, और वो पास्ट टेंस का पहला टेंस जो है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो देखेंगे यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आपने यहाँ पर इस टेंस के रिकॉग्निशन में देखा कि यहाँ पर मैंने 3 ऐसे टेंसेस का ये रिकॉग्निशन जो है वो आप लोगों को बताया। पहला इसको पहचान करने का क्या तरीका है, देखिए, था था, थी, थे, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, या था, थी, ये थे, ये आपका दूसरा हो गया। अब तीसरा हो जाएगा या, ई, ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। तीसरा वे हो जाएगा आपको पास्ट इंडेफिनिट को रिकॉग्नाइज करने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसके एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, वह सुबह में खाना खाता था। वह सुबह में खाना खाता था। सेकेंड एग्जाम्पल जो इसी पर बेस्ड होगा, वह सुबह में खाना खाया था। और थर्ड, वह सुबह में खाना
खाया। ये इन तीनों को अगर हम बनाएंगे तो वो एक ही तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि तीनों में जो पहचान आया हुआ है ता था, या था और या, ये तीनों पहचान सेम टेंस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसलिए इन तीनों का जो ट्रांसलेशन होगा वो सेम होगा। तो उसके पहले आप स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। जो पहला स्ट्रक्चर जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, एंड सब्जेक्ट के बाद आप यूज कीजिए V2 का, एंड इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगला जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है वो निगेटिव का होता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो क्या होता है, डिड नॉट। तो डिड प्लस नॉट यहाँ पर लग जाएगा, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे कि जब भी अगर इंग्लिश के सेंटेंस में हम कहीं भी डू डज डिड का यूज एक्सिलरी फॉर्म के फॉर्म में करते हैं तो उसके बाद आने वाला जो प्रिंसिपल वर्ब होगा वो हमेशा V1 फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके बाद अब आप देखेंगे थर्ड जो एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। तो पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, डिड पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट में नॉट रहेगा, आफ्टर दैट V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ नंबर जो आता है वो होता है आपका क्या, WH वर्ड, जो कि ये WH क्वेश्चन रहता है। तो WH वर्ड के बाद बिल्कुल वही पुराना वाला तरीका जो है, मेथड है, यहाँ पर भी अप्लाई करते रहना है। पहले WH वर्ड लिखिएगा, उसके बाद येस नो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, येस नो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, येस नो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इन चारों में से येस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये थर्ड वाला। ठीक है, ये थर्ड वाला जो है वो क्या है, येस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और इसी को फॉलो करके फोर्थ वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। ओके, अब इसे हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, तीन तरीके से दिया है, लेकिन तीनों का जो बनेगा वो एक ही टर्म में बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है वो सेम टेंस के पहचान अपने अंदर लिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल में, और या दूसरा हो या तीसरा हो, तीनों में देखिए सब्जेक्ट सेम है, क्या हो जाएगा वह का ही। अब ये बताइए पहले आप कि स्ट्रक्चर तो आप देख लीजिए सब यहाँ पर है, बट सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसा है। तो आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप इस पहले वाले स्ट्रक्चर को क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, और इसके बाद V2 फॉर्म यूज करना है। क्या फॉर्म यूज करना है, V2। आप देखिए इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है यहाँ पर खाता था। इसमें क्या वर्ब है, खाता था। इसमें क्या वर्ब है, खाया था। और इसमें क्या वर्ब है, खाया। ठीक है, तो ये तीनों क्या है आपका, वो वर्ब हो गया, मेन वर्ब, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमें V2 फॉर्म यूज करना है। तो खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट, एंड ईट का सेकंड फॉर्म एट। ओके, सो ही एट, क्या खाया था, खाना। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ही एट फूड। इसके बाद सुबह में, ऑब्जेक्ट में और भी है। ठीक है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, तो किस तरह से हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम उसे हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। सपोज दैट, मान लीजिए अगर यहाँ पर ये दिया रहा है कि वह सुबह में खाना नहीं खाता था। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दिया रहा है वह सुबह में खाना नहीं खाता था, तो नहीं लग जाने के कारण सेंटेंस क्या हो जाता, अब निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे, निगेटिव का स्ट्रक्चर, सेकंड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब बताइए सेकंड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले ही लिखेंगे। ठीक है, और ही के बाद सबके साथ डिड हो। आपको ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट कुछ भी हो, पर्सन कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, लेकिन हमें हमेशा क्या यूज करना है, डिड यूज करना है। ठीक है, कैसा यूज करेंगे, तो डिड। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बनाकर मैं निगेटिव दिखा देता हूँ, ही
डिड, क्या हो जाएगा, ही डिड। अब यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए हिंदी के वाक्य में नहीं आ गया तो क्या लिखना पड़ेगा, नॉट, ही डिड नॉट। अब जब डिड का यूज आपने यहाँ कर लिया तो यहाँ वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, क्योंकि V2 तो ऑलरेडी ये हो चुका है। डू का V2 फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, जो कि ऑलरेडी वो हो चुका है। इसलिए V1 फॉर्म एट का क्या हो जाएगा, ईट, ठीक है। ही डिड नॉट ईट। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड इन द इवनिंग, फूड इन द सॉरी मॉर्निंग, जो भी हो, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है प्रिंसिपल वर्ब के बारे में और मेन वर्ब के बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब हो, सॉरी प्रिंसिपल या मेन वर्ब, और प्लस में आपका एक्सक्लूसिव वर्ब के बारे में। इन सारी चीज़ों पर आपको फोकस जरूर करना है, क्योंकि जब भी हमें ध्यान रखना है ट्रांसलेशन बनाते समय कि हमें एक्सक्लूसिव वर्ब सही जगह पुट करना है, प्रिंसिपल वर्ब सही जगह पुट करना है, और किसके साथ कौन सा एक्सक्लूसिव वर्ब होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, इसका नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसेंशियल है, ठीक है। और कब V1 का यूज करना है, कब V2, कब V3, कब V4 और कब V5 का, इसका नॉलेज भी होना इसेंशियल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे हम बात करेंगे, जैसा आप लोगों ने देख लिया कि निगेटिव सेंटेंस भी बन गया। येस नो की बात करेंगे तो डिड कहाँ आ जाएगा, पहले, ठीक है। जब अगर येस नो क्वेश्चन हो जाएगा तो क्या कहा जाएगा, डिड ही नॉट ईट फूड इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दैट मीन्स उसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या वह सुबह में खाना खाता था, क्या वह सुबह में खाना खाता था, तो इसका क्या बन जाएगा, डिड ही नॉट ईट फूड इन द मॉर्निंग, ठीक है। और इसी तरह से डिड के पहले अगर डब्ल्यू वर्ड लगा दोगे तो डब्ल्यू क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और तो अगला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस का रहेगा, देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस जो कि बहुत ही इजी होता है, ठीक है, उसे मैं आज आप लोगों को कंप्लीट करके बता देता हूं, देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो रिकॉग्निशन इसका सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि हर टेंस का हम लोग सबसे पहले क्या देखा जाता है, रिकॉग्निशन। तो इसका भी वही होगा, द हिंदी सेंटेंसेस दैट कंटेन रहा था, रही थी, रहे थे और रहे थे। इन दियर लास्ट, in their last is known to be in present, sorry, past continuous tense। क्या हो जाएगा आपका, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा। दिया हुआ है द हिंदी सेंटेंसेस दैट कंटेन रहा था, रही थी, रहे थे, इन दियर लास्ट इज नॉन टू बी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स हिंदी का वह वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे एक्सेट्रा अगर लगा रहे तो वह सेंटेंस जो रहेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाना जाता है, ओके। अब इससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, जैसे वे लोग मुझे गाली दे रहे थे, वे लोग मुझे गाली दे रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल, हम लोग उसे पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आप लोग के सामने दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंट उसके लिए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्मेटिव के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट
प्लस was were प्लस not प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट। और जो थर्ड स्ट्रक्चर होगा वो होगा, पहले लिखेंगे was were, ठीक है, तो was ऑब्लिक were प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट रहेगा, इसके बाद लिखेंगे before प्लस ऑब्जेक्ट और या फिर क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। इसके बाद फोर्थ WH वर्ड प्लस yes no क्वेश्चन प्लस yes no क्वेश्चन, बस इसी को फॉलो कर देना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको ध्यान रखना was were का यूज तो पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर नहीं पता हो तो आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो was का यूज होगा वो होगा I के साथ, he के साथ, she के साथ, it के साथ और कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। और वर का बात करेंगे तो वो यूज होता है जैसे वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। वे लोग मुझे गाली दे रहे थे, देखिए दोनों स्ट्रक्चर जो है वो किस सेंटेंस में है, अफर्मेटिव में है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले क्या है, वे लोग, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले है तो दे, वे लोग का क्या हो जाएगा दे, और दे के साथ क्या होता है was या were, तो आप देखिए दे के साथ क्या होता है were, तो दे were। अब यहाँ पर देखिए बिफोर फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। बिफोर फॉर्म का यूज करने के लिए क्या हो जाएगा, गाली देने का क्या होता है एब्यूज, सो एब्यूजिंग हो जाएगा, है ना। दे वर एब्यूजिंग मी, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा मी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर दिए। अब सेकंड देखते हैं, हम लोग उसे पढ़ा रहे थे, हम लोग का क्या हो जाएगा वी, हम लोग का वी, वी के साथ was होगा या वर होगा, तो वर्ड हो जाएगा वी वर्ड, ठीक है। और पढ़ाना का टीच, तो यहाँ पर हो जाएगा वी वर्ड टीचिंग, ठीक है, और उसे का हिम, वी वर्ड टीचिंग हिम। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे दोनों सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी कैन चेंज इट इनटू इंग्लिश, ठीक है। हम लोग कैसे इसे इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो जैसे दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अगर निगेटिव में बनाना हो तो वर के बाद क्या लग जाएगा नॉट, अगर निगेटिव में बनाना हो तो was वर के बाद क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर yes no क्वेश्चन बनाना हो तो वर कहाँ चला आएगा पहले, सब्जेक्ट के पहले। अगर yes no क्वेश्चन बनाना हो तो वर जो है वो सब्जेक्ट के पहले चलाया जाएगा, जैसे वर दे अब्यूजिंग मी, वर वी टीचिंग हिम। तो इस तरीके से सेंटेंस को yes no क्वेश्चन में और WH क्वेश्चंस में उसे हम बना सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, कुछ आपका नॉलेज गेन हुआ है, तो एब्सोल्युटली डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ इस जो वीडियोस है इस वीडियोस को भी लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में, रिलेटिव्स में आप इस वीडियोस को, लिंक को शेयर कीजिए, कि ताकि आपके माध्यम से इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड या फैलाया जा सके। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय।